हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडो पाठशाला। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, अनुच्छेद जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं एंड हर एग्जाम में नहीं करके भी 2 से 3 सवाल हम आर्टिकल से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। सो प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है। सो इसमें जितने भी आर्टिकल हमने कवर किए हैं, मेक श्योर कि ये आपको बहुत अच्छे से याद हों। तो याद करने के लिए एक ही शॉर्टकट होता है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें। तो जब इस वीडियो को देख रहे होगे तो बस पेन एंड पेपर लेके थोड़ा सा स्क्रिबल करते जाएं कि आर्टिकल 40 इज इक्वल टू विलेज पंचायत या आर्टिकल 14 इज इक्वल टू इक्वालिटी वाला। तो इस तरीके से जब आप स्क्रिबल करके रखते हैं, छोटे छोटे से शॉर्ट नोट बनाते हैं, तो उसको आप 5 मिनट के अंदर सारा लेक्चर आप कवर कर सकते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप वीडियो देखें तो उसके शॉर्ट नोट जरूर बना लें। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द विलेज पंचायत? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 40। दूसरा सवाल है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय द 1956 स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, 14 स्टेट बनाए थे एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। टोटल आप याद रखिएगा 20 हैं, जिसमें से 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज। ये 1956 में जब पहली बार हमने रीड्रॉ किया था बाउंड्री, तब ये निकला था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार लगातार आता है। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो हमको लगता है कि ये बहुत कॉमन है, बट आप ध्यान दीजिएगा, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर आप छोटे से 1 डे का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में छोटे से छोटे फैक्ट भी जो हमको लगते हैं कि ये तो बहुत मामूली सा फैक्ट है, इसे नहीं पूछेगा इस बार, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। छोटे से फैक्ट को भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था 1956 में बाय द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और ये कब क्रिएट हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अगला सवाल है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू। सो भारत का जो संविधान है उसका विभाजन किया गया था, तो ये कितने पार्ट में विभाजित है? तो ओरिजिनल की बात करें तो ओरिजिनली 22 पार्ट्स में डिवाइडेड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो ओरिजिनली 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल थे कॉन्स्टिट्यूशन के। अभी शेड्यूल इंक्रीज होके 12 हो गए हैं एंड पार्ट्स इंक्रीज होके 25 हो गए हैं। आर्टिकल्स चेंज होते जाएंगे एंड अमेंडमेंट चेंज होते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, जब आपका एग्जाम होगा, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग एग्जाम वाले इस चैनल को देखते हैं, तो जब आपका एग्जाम होगा उसके 3-4 दिन पहले एक बार गूगल कर लीजिएगा रीसेंट में कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल है, कितने शेड्यूल है, एंड जो अमेंडमेंट्स होते हैं ना, जो तो कम से कम आप लास्ट 95 अमेंडमेंट से लेके जो लास्ट अमेंडमेंट होगा वहां तक का एक बार इंफॉर्मेशन पढ़ के जाइएगा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 ही बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर टू द कॉन्करेंट लिस्ट। तो शिक्षा जो शुरुआत में राज्य का विषय था उसको राज्य द्वारा समवर्तीय सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये किसके द्वारा हुआ था? अमेंडमेंट 42 के द्वारा। 42nd अमेंडमेंट में इसको एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशंस का जो 10 शेड्यूल है, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, एंटी डिफेक्शन लॉ से। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 2 में हमको बताया है सिटीजनशिप के बारे में। प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप इज कंटेन्ड इन पार्ट 2। आर्टिकल किससे किसके बीच में है? आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के बीच में। अगला सवाल है, चौथा शेड्यूल जो 4th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। सो काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा, राज्यसभा से जो 4th शेड्यूल है, चौथी अनुसूची है, वो संबंधित है।
फोर्थ शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अगला सवाल है, अगर भारतीय संघ में दैट इज अगर इंडियन यूनियन में एक नया स्टेट बनाना होगा तो कौन से शेड्यूल को अमेंड करना पड़ेगा, दैट इज निम्नलिखित में से किस अनुसूची में से किसी एक को संशोधन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल जो है वो बात करता है स्टेट्स की, स्टेट इन द इंडियन यूनियन की बात करता है, और अगर नया बनाना होगा तो शेड्यूल 1 को हमको अमेंड करना होगा। First schedule comprises states and union territories, hence it must be amended if a new state union territory is to be created. Which article of the Indian Constitution is related to Council of Minister? है ना, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 74, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। To give constitutional protection, state land reform law has been included in संवैधानिक संरक्षण देने के लिए राज्य भूमि सुधार कानूनों को निम्नलिखित में शामिल किया गया है। तो ये 9th शेड्यूल है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो भी लॉ है लैंड रिफॉर्म एंड जमींदारी अबॉलिशन से रिलेटेड, इनको ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया है। तो शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज इंसर्टेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट इन जून 1951। तो या तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है या तो ये वाला भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि जो 9 शेड्यूल है वो हमारे संविधान में कब ऐड किया गया था और किसके द्वारा ऐड किया गया था। तो याद रखिएगा, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था, और 9 शेड्यूल में जो भी चीज़ों को ऐड करते हैं वहाँ पे हमको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ, सो आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो ये कौन से वाले लिस्ट में है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो इकोनॉमिक प्लानिंग स्टेट और यूनियन दोनों मिलके कर सकते हैं, बट अगर दोनों के लॉ में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन का लॉ माना जाएगा। बट ऐसे इन जनरल इकोनॉमिक प्लानिंग में दोनों की भागीदारी है, दोनों लॉ बना सकते हैं। ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। और ये कौन सी एंट्री है? एंट्री 20। एंट्री 20 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। इट इज़ नोटेड दैट द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और वो इसी एंट्री में किया गया था। प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत की संविधान के किस सूची में सूचीबद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी, कॉन्करेंट लिस्ट। और ये एंट्री 17 है जहाँ पे जो बात करता है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल। कॉन्करेंट लिस्ट किसका पार्ट है? 7 शेड्यूल का पार्ट है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। Which of the article of the Indian Constitution provides for procedure for amendment of the Constitution? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम का मेंस लिख रहे हैं तो ये आर्टिकल आपका ज़रूर यूज़ होता है। तो आर्टिकल 368 ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द, तो कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्रिमिनल मैटर जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। तो क्रिमिनल मैटर इंक्लूडिंग ऑल मैटर इंक्लूड दैट इज आईपीसी आर द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, या फिर आईपीसी का जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। जबकि पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस एक स्टेट लिस्ट का पार्ट है। फॉरेन अफेयर, रेडियो एंड टेलीविजन जो है ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। Which of the following entry is the subject of concurrent list? तो ऑप्शन नंबर ए, पोल्यूशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। जबकि ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एंट्री 6 में आता है। उसके बाद में पर पर्सन जो टैक्स है ये स्टेट लिस्ट में आता है, एंड ट्रेजरी ट्रोव भी स्टेट लिस्ट में आता है। तो जो पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, पर पर्सन टैक्स और ट्रेजर ट्रैवल है ये सारा कुछ स्टेट लिस्ट का पार्ट है। जबकि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। एक बात और ध्यान रखना है कि जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था ना, 42nd अमेंडमेंट 1976, तो 42nd अमेंडमेंट में ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल है इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था।
अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य की सूची में शामिल है? तो राज्य की सूची में शामिल है रेलवे पुलिस, और जो एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉरेस्ट जो है ये सारा कुछ कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, जबकि रेलवे पुलिस स्टेट लिस्ट का पार्ट है। अगला सवाल है विवाह, तलाक एवं दत्तक ग्रहण, दैट इज मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन, ये निम्नलिखित में से के तहत संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रविष्ट है, तो ये किस वाले लिस्ट में आता है? तो मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन ये सारे सब्जेक्ट लिस्ट 3 का पार्ट है, और लिस्ट 3 क्या बोलती है? कॉन्करेंट लिस्ट, और ये एंट्री नंबर 5 इससे रिलेटेड है। The provision of the 6th schedule of the Indian Constitution is applicable to which of the following state? 6th schedule किससे related है? तो 6th schedule है सबसे। 6th schedule में आएगा आपका त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड। फिर है प्रोविजन ऑफ द 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड टू। सो भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के में प्रावधान निम्नलिखित है। तो ये जो बात करता है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। जो हमारे शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देता है 5th और 6th शेड्यूल। स्पेशल प्रोविजन लेड डाउन किया है 5th और 6th शेड्यूल में, जिससे हम प्रोटेक्ट कर सके इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। अगला सवाल है द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू द पंचायत। तो पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो किसके, कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 243 बात करता है पंचायती राज का। तो पंचायत को जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया है आर्टिकल 243। 73rd अमेंडमेंट के अंदर आपको 1992 में ऐड किया गया था पार्ट 9 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल था पंचायत, और इसमें कवर किया गया है कितने आर्टिकल? आर्टिकल 243 से 243O, और इसके साथ साथ में एक 11 शेड्यूल भी, न्यू 11 शेड्यूल हैज़ बीन क्रिएटेड, जिसमें 29 सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र किया गया था फॉर फंक्शनिंग ऑफ पंचायत। सो 11 शेड्यूल किससे? अभी जस्ट हमने देखा है जो 11वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड करता है राइट टू वोट, दैट इज अडल्ट सफरेज फॉर इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकसभा एंड विधानसभा? सो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए मतदान का अधिकार अर्थात वयस्क मताधिकारी प्रदान करता है, दैट इज अडल्ट सफरेज प्रोवाइड करता है? तो आर्टिकल 326 कॉल्स फॉर अडल्ट सफरेज, जो कि राइट टू वोट है, और इसके द्वारा हम लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन होता है उस पर हम वोट कर सकते हैं। सो आर्टिकल 326 डील्स विद इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट मतलब विधानसभा, टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। फिर अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी? ठीक है, किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? सो ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 241 के अंदर हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी का प्रावधान है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 241 पार्लियामेंट में बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट अ हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी, और इसका क्रिएशन कौन करेगा? किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है। अगर पार्लियामेंट को हाई कोर्ट देना है यूनियन टेरिटरी को, स्टेट को नहीं, यूनियन टेरिटरी को, तो वो डिक्लेयर कर सकता है एनी कोर्ट इन एनी सच टेरिटरी टू बी द हाई कोर्ट फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये पावर पार्लियामेंट के पास में है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास में ये पावर नहीं है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अडल्ट सफरेज इज रिकग्नाइज? संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकारी को मान्यता दी गई है? तो ये हमने पहले भी देखा है, आर्टिकल 326 ऑप्शन नंबर सी। इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल का मतलब है लोकसभा, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट मतलब विधानसभा। तो लोकसभा एंड विधानसभा में जो इलेक्शन होता है वो किसके बेसिस पे होता है? वयस्क मताधिकारी, दैट इज अडल्ट सफरेज के बेस पे ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हेडिंग
आर्टिकल 162 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 162 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि एग्जाम में घुमा फिरा के अगर आर्टिकल्स देता है तो आप देखेंगे कि रिपीटेड इन्हीं आर्टिकल्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको ध्यान में रहने चाहिए। मेक श्योर कि आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रखें सो दैट जब भी आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम के 2 दिन पहले आप इसको एक बार ज़रूर देख के जाएं, ताकि अगर देखा हुआ आर्टिकल देख के अगर आपने देखा है एग्जाम के जस्ट 1-2 दिन पहले तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है और वहाँ एग्जाम हॉल में जाके ऑल यू हैव टू डू इज़ टिक द राइट आंसर। तो स्क्रीनशॉट मार के रखिएगा और 1-2 दिन पहले रिवाइज करिएगा। सो आर्टिकल 323A किससे संबंधित है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 320 किससे रिलेटेड है? फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन से। आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत आर्टिकल 40 बहुत बार पूछा है, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 44 ये भी बहुत बार पूछा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी आर्टिकल 48 ये इसके अंदर क्या है? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। फिर आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 क्लॉज बी ये है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 61 जो है वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, 67 बी जो है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 94 रिमूवल ऑफ स्पीकर। आर्टिकल 90 रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आर्टिकल 2 इज रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट बाय लॉ। आर्टिकल 14 द राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 111 ये है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 368 में बताया गया है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 321 ऑल इंडिया सर्विस। आर्टिकल 148 CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 280 ये हमने देखा है फाइनेंस कमीशन। 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आर्टिकल 315 UPSC। आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल। ट्रस्ट मी ये आपको लिस्ट है, ऐसे ओवरवेलमिंग लगेगी, 3 या 4 बार पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम आर्टिकल याद हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है ये। आर्टिकल 280 अभी जस्ट हमने देखा है। सो 263 इंटर स्टेट काउंसिल, 280 फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। आर्टिकल 226 ये है रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। फिर आर्टिकल 227 ये हाई कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75(1) अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो ये जो लिस्ट है इससे भी हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो ये लिस्ट तो आपकी बेयर मिनिमम है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। सो विद दिस ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इस लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम में जाके हमें सर्च कर सकते हैं इंडो पाठशाला, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ से PDF डाउनलोड कर दीजिए। PDF डाउनलोड करने से फ़ायदा ये होता है कि बस आपको PDF ओपन करना होता है और 5 मिनट में आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाता है। तो लेक्चर एक बार देखते हैं और PDF से अगर आप पढ़ते हैं तब भी आपका क्विक रिविजन हो जाता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आएंगे विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन फॉर एवरीवन। यू हैव अ गुड डे।